अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक शहजाद चौधरी। नाज़रीन इकराम, तारीख़ खिलाफत उस्मानिया के सिलसिले में आज हमारी 38वीं नशस्त है और इस नशस्त क़िस्त के अंदर हम सल्तनत उस्मानिया के वो जो ज़वाल है और उसकी वजूहात और उसके जो जिस तरह से उसका नज़ूल हो रहा है उसकी वजूहात पर भी हम आज बात करेंगे। और आज सुल्तान अहमद सानी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जी हाँ, ये सुल्तान अहमद सानी 1102 ता 1166 हिजरी मुताबिक 1695 ता 1691 ईस्वी इनका दौर उस्मानी है। खिलाफत उस्मानिया अपने पूरे तनतने के साथ जिस तरह से अपने आबा अपने असलाफ की जो तारीख़ और तारीख़ पुरज़ोर थी और जो शहादत के जज्बे के साथ मामूर थी, जिसके अंदर इस्लामी कलमरू को बढ़ाने का एक जज्बा मौजूद था। और वही जहाँ है तेरा जिसे तू करे पैदा, ये सब खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। फिर जब कुफार से उम्मीदें लगा ली जाएं, जब अपने असल मकासद को छोड़ दिया जाए, जब अल्लाह की रस्सी जिसके लिए फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, औलियाउल्लाह का अहलुल्लाह का रास्ता और उनकी इत्तिबा छोड़ दी जाए, तो फिर आराम तलबी माशरे के अंदर जब आती है वो उसी वक्त आती है जब लालच पैदा होता है। ये बात तय है कि किसी भी कौम या मुआशरे को जब तबाह किया जाता है या उसकी तबाही का ज़वाल का दौर शुरू होता है तो वो वहीं से शुरू होता है। उसका पहला नुक्ता या उसका पहला दौर वो तन आसानी है। ऐ मुसलमान साहिब शमशीर था इस दुनिया में तू, मौजज़न तेरी रगों में था हमीयत का लहू, है वक्त का तकाजा कि उठ बेदार हो, लब पे अल्लाह अकबर और हाथ में तलवार हो। लेकिन ये दौर अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। ये अपने अपने दौर की वो मिसालें हमारे सामने तारीख़ के लिए सबक के तौर पे छोड़े जा रहा है। सुल्तान अहमद सानी अपने भाई सुलेमान सानी की वफ़ात के बाद जब वो सरीराए तख्त हुए तो उसके दौर में मुस्तफ़ा बरेलवी वज़ीर आज़म जो हैं, सदर वज़ीर आज़म जिसको कहते थे, सदर वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा बरेलवी वो शहीद हुए। और ये बहुत बड़ा नुकसान था सल्तनत उस्मानिया का। और ये पहली चोट, पहली नुकेल जो निकली है मुआशरे के अंदर से, और उसका जो कत्ल हुआ है मुस्तफ़ा बरेलवी का, वो उसके पीछे भी वजूहात ये हैं कि वो जो दमखम है वो अब बाकी नहीं है। और जो दमखम उठाने वाले लोग हैं, जो अहयाए खिलाफत उस्मानिया के हामिल लोग हैं और उसके लिए हर तरह की कोशिश जान माल की कुर्बानी देने के लिए हम वक्त तैयार है, अब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता निशाना बनाकर अलग किया जा रहा है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि लालच, अब इसके कत्ल के पीछे भी लालच था। लालच देकर, लालच पैदा करके फिर धोखा भी दिलवाया जा सकता है, कत्ल गारत भी करवाई जा सकती है। फिर तमाम चीज़ें जो गद्दारियाँ या मुल्क और मिल्लत के मुफाद के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो के कोई भी अमल करना या सोचना, ये इसकी असल बुनियाद लालच ही दी जाती। फिर जी अली पाशा और फिर मैं अर्ज़ करता हूँ कि शायरीजी जैसे सदूर आज़म जो हैं वो आते रहे बड़े मुख्तसर दौर के लोगों के बीच में। ख़ास तौर पर जी अली शायरीजी जो है, ये सदर आज़म जब होते हैं तो मुस्तफ़ा बरेलवी के बाद ये बहुत ही कमज़ोर तरीन अगर कहा जाए कि सदर आज़म था। और इसकी वफ़ात जो है वो भी इसी तरह ही मुश्किल हालात के अंदर, ये बड़े उफ्तम ख़ेज़ा थे, लड़ने का जज्बा नहीं था, ज़ौक़ शहादत नहीं था। सुल्तान अहमद सानी की वफ़ात 1166
ہجری پر مطابق 1194 ہجری کو ان کا وصال ہوا، اور ان کا دور بہت ہی مختصر ہے، مگر الدولت العثمانی فی تاریخ الاسلامی کے صفحہ نمبر 115 پر ان کے دور میں جو فوجی نوک جھوک ہے وہ کچھ تھوڑی بہت، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ انگریزی کے اندر ایک مقولہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بالکل عین وقت پر آتی ہوئی بڑی ہی کمزور سی وہ آوازیں جو کسی بہت ہی قریب المرگ بیمار شخص کے بستر مرگ سے آتی ہیں، ایسے فوجی نوک جھوک جو ہے وہ یہ پتہ ضرور دیتی ہے کہ کچھ نہ کچھ امکانات تھے، کچھ جنگ و جدل کے مزاج تھے، کئی علاقوں سے کچھ شورشیں تھیں، اور وہ جو احیا پسند اور حیا پسند لوگ تھے جو اسلامی شاعر کے بڑے دعوے دار بھی تھے، اور وہ ترک خلافت عثمانیہ کی اس اوج اور بلندی اور سربلندی کے لیے ہمہ وقت وہ تیار تھے، ان کے لیے جذبہ تھا لڑنے کا، وہ لوگ اس دور میں موجود تھے۔ ناظرین اکرام، آج ہماری یہ 38ویں نشست تھی، انشاءاللہ اپنی 39ویں نشست میں ایک نئے سلطان کی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔